ये क्या बकवास एंडिंग थी? क्यों ओपन एंडिंग दी? उसे तो हरम की तरफ जाना चाहिए था। सभी लड़कियां अच्छी हैं। अगर वह एक को नहीं चुन पाता तो सभी को क्यों नहीं चुनता? यह तो निराशाजनक है और मेरा दिन भी खत्म हो गया। रुद्र ने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और फोन का किनारा बिस्तर पर कई बार उछलते हुए दीवार से टकरा गया। रुद्र का दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर उसका स्क्रीन टूट गया तो उसका दिन और खराब हो जाएगा। नहीं! रुद्र जल्दी से बिस्तर के पास जाकर फोन को चेक करने के लिए दौड़ा और उसका शिन लकड़ी के फ्रेम से टकरा गया। आह! तुम! रुद्र ने जल्दी से अपने दाहिने शिन को पकड़ लिया और दर्द के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन दाहिना पैर उठाने के कारण वह संतुलन खो बैठा। उसका बायां पैर संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी छोटी अंगुली बिस्तर के सामने के पैर से टकरा गई। आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह अपना संतुलन खो बैठा। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, गिरने की जगह को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद फिर से गलत साबित हुई क्योंकि वह केवल अपनी लकड़ी की मेज का तेज कोना देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही विचार था, मैं कितना अनलकी हूं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे उसने अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन जो अंधेरा होना चाहिए था वह अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गया। क्या? रुद्र उस रोशनी से इतने परेशान हो गया कि उसने कई कदम पीछे हटने की कोशिश की। उसके चारों ओर कई लड़के और लड़कियां खड़े थे जो लगभग 15 या 16 साल के लग रहे थे। इसका समन क्या है? रुको, ऊपर देखो। रुद्र को उनकी बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन अजीब तरीके से वह उन्हें समझ पा रहा था। अब जब वह थोड़े होश में आया तो उसका सिर काफी भारी लग रहा था। जब वह अपने पहले शौक से बाहर आया, उसकी आंखें ऊपर उठ गईं और उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर कुछ था। अचानक एक सफेद बालों वाला भेड़िया सिर झुकाकर उसे घूर रहा था अपनी सुनहरी आंखों से। एक भेड़िया का बच्चा? रुद्र ने बुदबुदाया। उससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया देता, बाएं से अचानक हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, यह सच में एक जानवर है। यह क्या है? एक फेलियर का भी फेलियर? तुम एक गोबलिन भी समन नहीं कर सकते? रुद्र को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसका माथा उस तेज कोने से टकराना था, लेकिन जब उसने याद किया तो सिर में दर्द था, जैसे पूरे सिर में। रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया और दांत किटकिटाते हुए कहा, हा, वो लड़का अब पागल हो गया है। हा हा हा। रुद्र ने दाईं और बाएं देखा, फिर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। वह तो आंसुओं में रोने वाला है। कितना बेकार लूजर है। वह अनजाना लड़का लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में जो तीव्र दर्द उसके दिमाग में आ रहा था वह कई चित्रों को लाकर दिखा रहा था। वह एक किसान लड़का था जिसका नाम एथन था और वह राजधानी शहर में अकादमी में पढ़ने आया था। रुद्र बस शौचालय की तलाश में था, उस हॉल को अनदेखा करते हुए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह शौचालय तक पहुंचा, उसने बस एक कोने में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। आह! रुद्र ने 5 मिनट तक उस कष्ट को सहन करने की कोशिश की। हा हा। वह तेज सांस ले रहा था, आंखें धुंधली हो रही थीं। क्या हो रहा है? लगता है कि तुम खत्म हो गए हो। एक भारी आवाज उसके सिर के ऊपर से गूंजी। क्या? रुद्र ने स्वाभाविक रूप से सिर उठाया और एक छोटा भेड़िया क्यूब उसके सिर से कूदकर जमीन पर उतरा। कोई? रुद्र को लग रहा था कि वह हेलुसिनेट कर रहा था जब उसने देखा एक नीला स्क्रीन आकर हवा में दिखने लगा। नाम फेनरियर लेवल, एक जाति सेलेस्टियल वुल्फ, गुणवत्ता बेसिक लो। यह नॉर्स पौराणिक कथाओं के भेड़िया का नाम क्यों देख रहा हूं? रुद्र ने सिर खजाते हुए कहा। तुम नहीं, तुम्हें अपनी ही स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और यह बात कर सकता है? 1 मिनट के लिए चुप रहो और देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। फेनरियर ने मुंह खोलते हुए अपने दांत दिखाए जैसे वह रुद्र को धमकी दे रहा हो। रुद्र कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह शांत हो गया। जैसा फेनरियर ने कहा, जब उसने अपनी यादें देखीं तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। वह रुद्र एक किसान का बेटा था जिसका नाम एथन था।
एक दिन एक आदमी ने देखा कि उसके शरीर में एना नाम की एक जादुई ताकत थी। इसके परिणाम स्वरूप उसे राजधानी में भेजा गया था ताकि वह प्रसिद्ध समनर अकादमी फ्रेक्सिया में शिक्षा प्राप्त कर सके। 300 साल पहले इस दुनिया पर रहस्यमय प्राणी ने आक्रमण किया था। हालांकि उनके बहादुरीपूर्ण प्रयासों के बावजूद इंसान उन्हें हर रहे थे, लेकिन ये रहस्यमय प्राणी कुछ और भी लेकर आए थे। इसे एना कहा गया था। जब इंसान हार रहे थे तब लोगों में एक शक्ति जागृत हुई थी जो दूसरे संसार से प्राणियों को समन करने की थी। किसी कारण से सभी समन किए गए प्राणी मानव जैसे होते थे। सबसे नीच माना गया था गोबलिन। कुछ मजबूत समन किए गए प्राणी थे जैसे वेयरवुल्फ, एल्व्स या ड्वार्व्स। फिर भी यह कहा जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े समनर आर्कैंजल्स या यहां तक कि दिव्य प्राणियों को समन करने में सक्षम होते थे। जब रुद्र ने अपनी सारी यादें देखीं तो वह शांत हो गया। उसने सिर उठाया और पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं दूसरे संसार में आ गया हूं? नहीं, तुम जैसे बात कर रहे हो तुम्हें भी यह समझ में आ गया होगा। लगता है तुम मूर्ख नहीं हो। फेनरिर ने सिर हिलाया। हां, लेकिन जो मैंने देखा वह बस तुम्हारी दुनिया की एक छोटी सी झलक थी। बाकी जानकारी तुम्हारे वर्तमान शरीर के पास थी। तो फिर मैंने तुम्हें क्यों समन किया? रुद्र को लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। अगर सभी समन प्राणी मानव जैसे होने चाहिए थे तो मैंने दिव्य प्राणी को क्यों समन किया? क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं? फेनरिर ने जवाब दिया। मैं? रुद्र चौंक गया। वह कुछ देर सोचा और फिर अचानक बोला, रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने इस दुनिया में आकर तुम्हें समन किया? बस वही कारण लगता है। फेनरिर ने अपनी नाक फुलाकर कहा। शिक्षक स्कूल के उप प्रधानाचार्य के सामने खड़ा था, पसीने से तरबतर। किसी कारणवश उप प्रधानाचार्य पिछले 20 मिनट से एक ही कागज को घूर रही थी। वह इतनी गहरे ध्यान में खोई हुई थी कि उसे लगता था कि अगर उसने ध्यान भंग किया तो कुछ अजीब हो जाएगा। 10 और मिनटों के बाद उसने सिर उठाया और पूछा, रुद्र, यह बच्चा कौन है? क्या आप मुझे यह बता सकती हैं उप प्रधानाचार्य, किसे आप बात कर रही हैं? यह छात्र नाथन। शिक्षक ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वह एक किसान है, गांव से आया हुआ। उसके शरीर में एना की एक झलक है, इसलिए जो भी उसे देखता है उसे राजधानी लाकर अकादमी में परीक्षा देने के लिए भेजता है। किसान? लगता है तुम उसे जानते हो। मुझे तो छात्र के विवरण को देखता हुआ नहीं देख रहा हूं। रुद्र ने जो कहा वह उप प्रधानाचार्य की रुचि को बढ़ा दिया। उसने बड़ा प्रभाव डाला है, हालांकि अच्छा नहीं। अच्छा? उसने क्या किया? उसने एक जानवर को समन किया। शिक्षक ने अपनी आंखें घुमाई। उसे भी यह नहीं पता था कि उस जानवर के बाहर आने पर वह किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। एक जानवर? जैसे मेरा मूल समन? नहीं, एक शुद्ध जानवर। उप प्रधानाचार्य और भी अधिक जिज्ञासु हो गई। उसे मेरे पास लाओ। शिक्षक हैरान था। वह सोच रहा था कि उस छात्र ने किस तरह की चाल चली होगी कि उप प्रधानाचार्य की जिज्ञासा को उत्तेजित कर दिया। वहीं उसे बाकी छात्रों के भविष्य के बारे में भी सवाल उठाना पड़ा। बाकी छात्रों का क्या? इस साल कुछ दिलचस्प छात्र हैं। सबसे प्रसिद्ध वंपायर परिवार से ड्यूक एशटन की राजकुमारी काव्या राजेश्वरी, ब्लैकस्मिथ गिल्ड के उत्तराधिकारी युग रावाट, लिएस्टियन राज्य के दूसरे राजकुमार जो अपनी उच्च एना के लिए प्रसिद्ध हैं, ईशान डेव लिएस्टियन। उप प्रधानाचार्य ने अपनी अंगुली बजाई। अचानक एक एल्फ उसके पास प्रकट हुआ। उसके लंबे चांदी रंग के बाल थे और उप प्रधानाचार्य की तरह का ही वस्त्र पहने हुए था, जैसे वह इस दुनिया में रहना सीख चुका हो। सुरभि, 1 मिनट दो। वह मुस्कुराई। उसने सभी छात्रों के कागजों की जांच की और हर एक को अंक देना शुरू किया। उसे सभी छात्रों का मूल्यांकन करने में 5 मिनट से अधिक नहीं लगे। मैं तैयार हूं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, जब चाहो मुझे बुला लेना। उसने आंख मारी और हवा में गायब हो गई। यह लो। उप प्रधानाचार्य ने कागज रुद्र को दिया। यह ग्रेड है, हालांकि मुझे इस बच्चे से मिलना है। क्या इस बच्चे में कुछ गलत है? मैं उससे पहले बात करूंगी, फिर तय करूंगी कि उसे एक सामान्य किसान के रूप में रहने देना चाहिए या नहीं। यह निर्णय रुद्र को हैरान कर गया,
लेकिन उसे बस सहमति देनी पड़ी। समझ गया, मैं उसे आपके पास लाऊंगा। इसी बीच रुद्र एक बेंच पर बैठा हुआ था, बाकी छात्रों से दूर। फेनिर उसके पास बैठा था। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां भर्ती हो पाओगे? फेनिर ने पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। रुद्र ने कंधे झुका दिए। मैं सोच रहा हूं कि बाहर हम किस तरह का काम कर सकते हैं। क्या इस दुनिया में एडवेंचरर्स गिल्ड है? यही तो एक इजेकाई की शुरुआत होती है। इसे क्या? तुम्हारे शब्द मुझे उलझा रहे हैं। ठीक है, इसे ऐसे समझो कि किसी भगवान या देवी द्वारा किसी दूसरे दुनिया में बुलाया जाए। मैं सोच रहा हूं कि वे कितने ताकतवर होंगे। क्या मैं उनसे लड़ सकता हूं? अब जब मैं सोचता हूं, मुझे यह सवाल उठता है कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी जानकारी है। उदाहरण के लिए, क्या तुम जानते हो कि तुम सिर्फ एक दंतकथा हो, जबकि और भी बहुत सी दंतकथाएं हैं? क्या तुम मतलब यह कह रहे हो कि और भी दिव्य जीव, देवता और देवियाओं हैं? फेनिर की आंखें चमक उठीं। तुम क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनसे लड़ना चाहते हो? रुद्र की भौहें चढ़ीं। वैसे मुझे एक और समन करना है, खासकर एक महिला। क्या होगा अगर तुम फिर से एक और दिव्य जीव समन कर लो? फेनिर ने अपनी आंखें फैलाते हुए मुंह बंद कर लिया, जब रुद्र ने 2 उंगलियों से उसके मुंह को बंद कर दिया। चुप रहो, तुम इसे नजरअंदाज करोगे, मूर्ख कुत्ते, रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा। फेनिर ने रुद्र से हटते हुए उसके हाथ को काट लिया। तुम मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हो, तुम हरामी लड़के? वैसे मैं तो एक कुत्ता हूं। यह मानव का अत्याचार है। रुद्र अपनी पकड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गुस्से के बावजूद काटने का दर्द उतना ज्यादा नहीं था। ऐसा लगता था कि फेनिर अपनी ताकत पर नियंत्रण रखता था। यही कारण था कि वह उसके साथ हल्के फुल्के तरीके से बात कर रहा था। जब वे बहस कर रहे थे, रुद्र ने देखा कि पहले जो महिला छात्र उसके पास बैठी थी, वह फिर से वहीं बैठी हुई थी। क्या? फेनिर कुछ पल के लिए रुक गया और फिर से चिढ़ते हुए बोला, सोच रहा था, क्या ध्यान खींच सकता है? लगता है यह एक महिला है। क्या तुम उससे तुरंत अपना इजहार करने जा रहे हो? साफ मना कर दिया जाएगा। इसके अलावा देख तो सही उसे। क्या? मैं तो कोई फर्क नहीं देखता, बाकी और महिलाओं जैसा ही दिखती है। तिस्क तिस्क तिस्क। देख उसकी ठंडी और उदासीन हवा, उसकी खूबसूरत सूरत और दूसरों के प्रति उसकी निरादरता। इस लड़की में कुछ खास बात है। तुम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो जैसे हम किसी किताब में हैं? क्या तुमने कभी खुद को चोटिल होते हुए या अपनी कोई अंग गंवाते हुए सोचा है? यह तुम्हारी असली जिंदगी है। इस अकादमी में रहकर तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। मुझे पता है। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तो छोटी सी चोट सहन नहीं कर पाता, जैसे कि अगर कोई मेरी टांग पर चोट लगा दे या फिर मेरी छोटी अंगुली बेड के पैर से टकरा जाए, तो मुझे क्या लगता है कि कटने या गोली लगने पर क्या होगा। इसीलिए मैं इस अकादमी में रहकर धीरे धीरे इससे संबंधित सब कुछ सीखना चाहता हूं, ताकि इस दुनिया में जिंदा रह सकूं। अगर तुम्हारे उस परेशान करने वाले पहलू को हटा दिया जाए तो तुम काफी समझदार हो। बस मजबूत हो जाओ। अगर तुम काफी मजबूत हो तो कोई भी महिला तुम्हारी हो सकती है, फेनिर ने भुनभुनाते हुए कहा। ठीक है, क्या यही मुख्य प्रेरणा नहीं है? कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास एक प्रेरणा हो तो तुम बहुत जल्दी सुधार सकते हो। रुद्र के घमंड भरे चेहरे को देखकर फेनिर फिर से उसे काटना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि शिक्षक ने आकर उसे पुकारा। छात्र रुद्र, कृपया मेरे साथ आइए। आपकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। रुद्र और फेनिर दोनों अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि उनका जाल सफल हो चुका था। रुद्र उप प्रधानाचार्य के कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस अकादमी में इतनी उच्च श्रेणी के व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस व्यक्ति को देख पा रहा था जिसने अकादमी की देखभाल की थी, और वह किसी भी तरह से निराश नहीं हुई। उप प्रधानाचार्य का शरीर बहुत ही पतला था, जो उनके चादर के आकार से मुश्किल से दिख रहा था। उनकी आंखों में ज्ञान की झलक थी, जो एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती थी।
उन्होंने एक अजीब दबाव दिया जिससे रुद्र थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। इसी बीच उप प्रधानाचार्य ने उस जानवर की एक झलक ली जिसके बारे में जैसन ने बात की थी, और यह उसे और भी जिज्ञासु बना दिया। तो तुम हो छात्र रुद्र, वही जो कहा जाता है कि एक मानव जैसी प्राणी के बजाय एक जानवर को समन करता है। उप प्रधानाचार्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी जिससे दबाव की भावना पैदा हो रही थी। रुद्र ने गहरी सांस ली जैसे वह अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। हां, उप प्रधानाचार्य ने उसका पेपर दिखाया। मैंने तुम्हें बुलाया है तुम्हारे उत्तरों के बारे में। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोच बहुत ही अलग है। रुद्र इसे नकार नहीं सका क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं था। इसके अलावा उसकी जानकारी भी सीमित थी। उसने इस टिप्पणी के लिए पहले से ही एक जवाब तैयार किया था। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी तो मैंने बस वही लिखा जो मैं इस समय अपने पास मौजूद जानकारी से सोच सका। मैं सिर्फ निराश था। निराश? हां, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूं ताकि यह सत्यापित कर सकूं कि यह तुम्हारी सोच थी? उप प्रधानाचार्य ने पूछा। क्योंकि मुझे संदेह हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति के हों जिसने इस क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा अध्ययन किया हो। मैं समझता हूं। रुद्र ने अभी भी थोड़ी नर्वसनेस दिखाई। एक ओर यह अभी तक पुष्ट नहीं हुआ था कि उसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। दूसरी ओर उसे नर्वस दिखना जरूरी था क्योंकि एक किसान को उच्च श्रेणी के व्यक्ति से मिलने पर ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। यह पहला सवाल कैसा रहेगा? ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे पास ऐना के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है। उप प्रधानाचार्य उसके पास आई। एक से ज्यादा समन प्राणी रखने के लिए तुम्हारे शरीर में अधिक ऐना होना चाहिए। उप प्रधानाचार्य एक मोमबत्ती और चाकू लेकर आई। यह चाकू तुम्हारे शरीर में मौजूद ऐना की मात्रा को दर्शाता है। अगर तुम एक प्राणी समन करते हो तो इसका मतलब है कि तुम उस ऐना की मात्रा को हमेशा के लिए बलि चढ़ा देते हो ताकि समन किया गया प्राणी तब तक इस दुनिया में रह सके जब तक तुम जीवित रहो। उप प्रधानाचार्य ने मोमबत्ती का आधा हिस्सा एक बार में काट दिया। इसलिए पहला समन किया गया प्राणी सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वही तुम्हारे शरीर में मौजूद ऐना की मात्रा को निर्धारित करेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि यदि तुम्हारे पास शक्तिशाली समन किया हुआ प्राणी नहीं है तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन ऐना बढ़ाने के लिए तुम्हें संसाधनों की जरूरत होगी। बिना किसी पृष्ठभूमि के तुम केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा कर सकते हो इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। एक कमजोर समन किया हुआ प्राणी लेकर उस संसाधन के लिए जाना तो लगभग आत्महत्या जैसा होगा। वैसे भी जितने शक्तिशाली समन किए गए प्राणी तुम समन करते हो उतना ही ज्यादा ऐना बलि चढ़ाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में तुम्हें अपना ऐना बहुत बढ़ाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा दूसरा समन किया हुआ प्राणी शक्तिशाली हो। पहला सवाल तुम्हारे विचार के बारे में था कि तुम कितना ऐना बलि चढ़ाओगे। तुम्हारी कक्षा के दूसरे छात्र अपने ऐना के मूल्य से 0.5 गुना से लेकर 100 गुना तक का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि तुम्हारा उत्तर समन किए गए प्राणियों का सामान्यीकरण कर रहा है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जौहन जवाब से काफी चकित था। अगर वह छात्र होता तो वही उत्तर देता जो दूसरे छात्र दे रहे थे। इस बीच रुद्र ने वास्तव में कहा, मुझे लगता है कि आपका स्पष्टीकरण अभी अभी मेरे उत्तर की पुष्टि कर चुका है। हो, विस्तार से बताओ। अगर हमें ज्यादा शक्तिशाली प्राणी समन करने के लिए ज्यादा ऐना चाहिए तो इसका मतलब है कि किसी खास प्राणी के लिए एक निश्चित मात्रा में ऐना चाहिए। अगर हम उस ऐना की मात्रा को सामान्यीकृत कर सकते हैं तो क्या यह समनकर्ता को उस प्राणी को बुलाने के लिए अधिक अवसर नहीं देगा? अगर ऐसा है तो ऐना का सही माप बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासकर अगर वह संख्या में हो। उदाहरण के लिए, अगर हम एक लकड़ी का चम्मच एक तांबे के सिक्के में खरीद सकते हैं तो हम एक चांदी का बर्तन एक चांदी के सिक्के में खरीद सकते हैं। पैसे का माप सटीक है जो गुणवत्ता को दर्शाता है, रुद्र ने समझाया। इस दौरान उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था, हे लिए, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं वही कहने जा रहा हूं।
हालांकि यह सच में प्रभावी था, उप प्रधानाचार्य के चेहरे से यही जाहिर हो रहा था। जौहन उनके पीछे था, इसलिए वह उसकी हैरान सी स्थिति नहीं देख सका। सटीक माप यंत्र। उप प्रधानाचार्य कुछ समय तक नीचे देखती, फिर हंसी। हा हा हा। रुद्र उसकी प्रतिक्रिया से भ्रमित हो गया। जौहन ने फुसफुसाया, उप प्रधानाचार्य ने अपने शोध के आधार पर 4 सवाल तैयार किए हैं। पहला सवाल इनमें से एक है। आह! रुद्र समझ गया कि वह क्यों हंसी। यह महिला ने सच में उसकी बकवास बातों को सच मान लिया। फेनरिर चकित था, क्योंकि उसे याद था कि रुद्र ने कहा था, हम जितना झूठ बोल सकते हैं उतना बोलो, फिर देखो क्या होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच में काम करेगा। उप प्रधानाचार्य ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उसने जौहन की ओर देखा और कहा, मैंने पुष्टि कर दी है, परिणाम पोस्ट कर दो। वह क्या करेगा? जौहन ने पूछा। वह इस अकादमी में दाखिला लेगा। जौहन ने सिर हिलाया। उसे भी लगता था कि अगर बाकी के उत्तर भी वही होते जो उसने सुने थे, तो यह गलत नहीं होता कि वह दाखिला ले ले। अगर वह किसी कारण से अच्छा समनकर्ता नहीं बना, तो उसका सोचने का तरीका 1 या 2 बड़े आविष्कार इस क्षेत्र में करवा सकता था। मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। धन्यवाद। रुद्र ने जल्दी से धन्यवाद दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर रह सकेगा। हालांकि उप प्रधानाचार्य ने उसे एक और आश्चर्य दिया। जैसे ही जौहन कमरे से बाहर निकला, उप प्रधानाचार्य रुद्र के पास आई। मैं इस अकादमी की उप प्रधानाचार्य विवियन लोरेली हूं। मैं रुद्र हूं। वह बस मुस्कुराई। हाथ बढ़ाते हुए उसने पूछा, रुद्र, क्या तुम मेरी छात्रा बनना चाहोगे? छात्रा? रुद्र हैरान होकर बोला, यह सोचते हुए कि क्या यह कोई सपना है। यहां तक कि फेनरिर भी अपनी चकिती को रोक नहीं पाया। क्या इस आदमी ने अपनी बकवास लिखकर इस महिला को उसे बचाने के लिए राजी कर लिया? यह शिक्षक है। वह एक बड़ा स्क्रॉल लेकर आ रहा है। वो तो रिजल्ट होगा। छात्र हॉल में इकट्ठा हो गए थे ताकि वे अपने रिजल्ट के बारे में जान सकें। कुछ छात्र पहले से ही अपने रिजल्ट के बारे में आश्वस्त थे और पहले ही घर चले गए थे, जबकि ज्यादातर छात्र बस यह सुनिश्चित करने के लिए रुके थे। जौहन ने रिजल्ट बोर्ड पर पोस्ट किया और कमरे से बाहर चला गया। छात्र तुरंत बोर्ड की ओर दौड़े ताकि वे अपने नाम देख सकें। एक छात्र खुशी से घुटनों पर गिर पड़ा। ओह, मुझे स्वीकार कर लिया गया। क्या? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। दूसरा छात्र आंसुओं में था। कुल 130 छात्रों में से केवल 86 छात्रों को स्वीकार किया गया था। जौहन ने थोड़ी देर उनके पास खड़ा होकर देखा। उसे उनके उत्साह से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने इस प्रवेश प्रक्रिया में जो सबसे बेतुकी चीज देखी थी, वह यह थी कि एक छात्र जिसे वह पास होने के लायक नहीं समझता था, वह उप प्रधानाचार्य का छात्र बन गया था। हालांकि एक व्यक्ति था जिसने उसका ध्यान खींचा। वह सुनहरे बालों वाला लड़का था जिसने रुद्र का मजाक उड़ाया था। वह लड़का शायद कुलीन है, अगर मुझे ठीक से याद है। क्या उसका पिता वही है जो उस इलाके का शासक है जहां से रुद्र आया है? शायद मुझे उस पर ध्यान रखना चाहिए, जौहन ने सोचा। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह लड़का सिर्फ अपनी सफलता की ओर ध्यान दे रहा था, न कि रुद्र की। इसलिए उसने यह सोचा कि उनके बीच का तनाव बहुत छोटा है। इस बीच रुद्र एक ऐसे काम का सामना कर रहा था जो उसने पहले सोचा था कि वह इससे बच सकता था। वह पढ़ाई करने वाला था। उसने सोचा था कि वह किताबें पढ़ेगा। हालांकि वह इसका आनंद नहीं लेता। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं, इसलिए वह पढ़ाई की किताबें पढ़ने को सहन कर सकता था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका शिक्षक वास्तव में उसे सीधे पढ़ाएगा। वह वास्तव में उसके सामने की मेज पर बैठा था, अपने पैर क्रॉस किए हुए और चश्मा ठीक करते हुए। यह तो यातना है। रुद्र ने अपनी नजरें हटा दी। यह नहीं जानता कि कहां देखे। तुम सभी परीक्षणों से थके हुए होंगे। सभी छात्रों को अपनी रातें छात्रावास में बितानी होंगी, लेकिन यह तभी है जब उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो। तुम अभी अपने छात्रावास जा सकते हो, लेकिन चूंकि आधिकारिक प्रवेश से पहले 1 सप्ताह बचा है, तुम मेरे साथ रहोगे, समझे? रुद्र ने सिर हिलाया। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समनर्स के बारे में 3 बातें बताऊंगी। विवियन ने 3 उंगलियां उठाईं। सबसे पहले,
हम समन किए गए प्राणियों को वैसे नहीं बुलाते जैसे वे होते हैं। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और उन्हें या तो फैमिलियर्स कहकर बुलाना चाहिए या उनके नाम से। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले समझाया, एक फैमिलियर को समन करने के लिए तुम्हें ऐना की जरूरत होती है। हालांकि यह केवल एक आवश्यकता नहीं है, कुछ हद तक हम उसे समन करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यह वही है जिसे हम बलिदान कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक पेड़ को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करते हो और समन रिचुअल जंगल में करते हो, तो तुम्हें एक एल्फ, ड्रूड या कोई अन्य प्राणी समन करने का उच्च मौका मिलेगा जो उस जंगल में रहता है। हालांकि पहली समन अलग होती है। हम बलिदान का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद की शरीर पहले समन के लिए बलिदान होती है, जो अंततः हमारे शरीर को एक पूर्ण समनर बना देती है। ठीक है, तुम इसे दूसरे फैमिलियर्स के लिए हमारे बुलावे का एक प्रतीक मान सकते हो। यही कारण है कि पहले समन से उनका टैलेंट जांचने के लिए एक अच्छा मापदंड होता है। आखिरी बात, भले ही तुम्हारे समन ज्यादातर लड़ाइयां संभालेंगे, तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट्स सीखने होंगे ताकि तुम कम से कम अपनी रक्षा कर सको। इस एक सप्ताह में मैं अपनी फैमिलियर से तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखवाऊंगी। अगर तुम इसे सहन कर सको और कड़ी मेहनत करते रहोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम एक महान समनर बनोगे। रुद्र ने सिर हिलाया। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं गुरुजी? पूछो। एक व्यक्ति के पास कितने फैमिलियर्स हो सकते हैं, और अगर वे मर जाएं तो क्या होगा? विवियन ने पहले सवाल का अनुमान लगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र ने दूसरा सवाल भी सोचा होगा। कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति के पास कितने फैमिलियर्स हो सकते हैं। अंत में यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे शरीर में कितनी ऐना है। क्या तुम मेरी पहले की शिक्षा याद रखते हो? हां, हर किसी का समनर बनने का अपना तरीका होता है। उत्तर में एक डरावना आदमी है जो 1 मिलियन स्केलेटन समन कर सकता है। पूरब में एक बेस्ट समनर है जो अपने फैमिलियर के साथ लड़ाई करता है, जो एक ड्रैकोनियन है जो एक मानव और ड्रैगन का संयोजन है। केंद्रीय मैदान में एक महान आदमी है जिसके पास एक आर्चेंजल का समर्थन है। समझ गया। रुद्र ने कुछ देर सोचा। क्या इसका मतलब है कि हम किसी से लड़ते हुए केवल उनके सबसे मजबूत फैमिलियर से ही लड़ेंगे? क्या वे दूसरे फैमिलियर्स को नहीं बुला सकते? वे बुला सकते हैं, लेकिन अंत में अगर ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या फैमिलियर्स सिर्फ और मजबूत नहीं हो सकते? यह प्रक्रिया बहुत सारी संसाधनों की मांग करती है। क्या तुम जानते हो कि वे हमारे बुलावे पर क्यों आते हैं? रुद्र ने सिर हिलाया। कुछ फैमिलियर्स सद्भावना के कारण आते हैं, लेकिन कुछ यहां अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आते हैं। यह ज्यादा जटिल है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में इसे सिखाऊंगी। समझ गया। रुद्र ने हाथ हिलाया, यह संकेत करते हुए कि जब गुरुजी को समय मिले तब वे सिखा सकती हैं। अब अगर वे मर जाते हैं तो क्या होगा? इसका जवाब है कि तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा और तुम्हारे द्वारा बलिदान की गई ऐना तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। साथ ही यह कोई प्रमाण नहीं है कि वे मर गए हैं। यह संभावना है कि वे सिर्फ अपने दुनिया में वापस लौट जाते हैं, बिना वापस आने के कोई मौका मिले। ओ, रुद्र ने सिर हिलाया। यह दुखद होगा अगर वे अपने साथी से फिर कभी न मिल पाते, लेकिन आखिरकार वे इस दुनिया के प्राणी नहीं थे। अब इन 2 किताबों को पढ़ो। उसने एक पतली किताब रुद्र को दी। यह 100 से ज्यादा पन्नों की नहीं लग रही थी और उसने सोचा कि वह इसे 1 सप्ताह में समाप्त कर सकता था। अलीशा। विवियन के पास एक हवा घूमा और जैसे ही वह छितरी, एक एल्फन रूप में अलीशा प्रकट हुई। इन्हें वापस हवेली ले जाओ। नहीं, पहले इन्हें कुछ कपड़े खरीद कर लाओ। ठीक है, अलीशा मुस्कुराते हुए बोली। वह रुद्र के पास आई और अपना हाथ बढ़ाया। चलो। रुद्र ने सिर हिलाया और वह उसे बाहर ले गई। फेनिर, जो इस समय तक वहीं था, यह सोचकर मुस्कुराया। यह लड़का जरूर सोच रहा होगा कि वह कितना भाग्यशाली है। रुद्र ने सिर खुजलाया। अलीशा, माफ करना, क्या तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारना ठीक है? तुम मुझे या दूसरे फैमिलियर्स को हमारे नाम से पुकार सकते हो, जब तक कि तुम्हारा और उस फैमिलियर के बीच कोई विशेष समझौता ना हो। अलीशा ने समझाया। उसकी आवाज शांतिपूर्ण और सुखद थी।
क्या ऐसा है? तो अलीशा, क्या इंसान और फैमिलियर के बीच शादी हो सकती है? रुद्र ने पूछा। हाँ, हो सकती है। बस हमारी जातियों में फर्क होने के कारण कोई बच्चा नहीं हो सकता। ओ, रुद्र यह नहीं जानता था कि उसे निराश होना चाहिए या नहीं। वह नजरें फेरते हुए बोला, माफ करना, यह अनौपचारिक सवाल था। मुझे यह सवाल पूछना ही पड़ा जब मैंने इतनी खूबसूरत महिला को देखा। फूफू, धन्यवाद। अलीशा मुस्कुराई और उसके चारों ओर का माहौल जैसे थोड़ा हल्का हो गया। फिर भी मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है कि गुरु विवियन ने एक शिष्य को स्वीकार किया। कई लोग हैं जो उनकी शिष्यता चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं लिया। जाहिर है यह एक तारीफ है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी गुणवत्ता है जो वह बहुत मानती है। कृपया अपनी कीमत को हल्के में मत लो, साथ ही ज्यादा संतुष्ट मत हो जाओ। अगर तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो तो तुम्हें इसे अर्जित करना होगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि तुम गुरु विवियन के शिष्य हो, समझे? हां। रुद्र ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो क्या मुझे कुछ और सवाल पूछने की अनुमति है? बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उत्तर देने की। रुद्र ने कुछ सामान्य सवाल पूछे। वह सीधे तौर पर अपनी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बीच वह इस दुनिया के बारे में धीरे धीरे सीख रहा था। स्कूल के मुख्य द्वार पर काव्या राजेश्वरी एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ रही थी। वह वही छात्रा थी जो परीक्षा के दौरान रुद्र के पास बैठी थी। वह किताब में गहरी डूबी हुई थी जब अचानक एक परिचित आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। तो ऐसा है। वह अपनी गर्दन उठाकर आवाज की ओर देखा और पाया कि रुद्र एक एल्फ के साथ चल रहा था। काव्या राजेश्वरी ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ सोचा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा के दौरान एक भेड़िए को बुलाया था? उसने अपना चेहरा बिना किसी भाव के रखा। लेकिन उसके साथ चलने वाली तो एक एल्फ है। वह पिछली घटना को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह इसी जगह पर परिणाम का इंतजार कर रही थी और उसने देखा था कि कैसे शिक्षक ने अचानक रुद्र को बुलाया और उसे कहीं ले गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि वही छात्र अब एक एल्फ के साथ बाहर आ रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वह इस अकादमी में दाखिला पाने में सफल हो गया? अगर उसकी प्रतिभा कमजोर थी तो क्या इसका मतलब है कि वह अकादमी में दाखिला पाने के लिए बुद्धिमान था? जैसे ही वे पास से गुजरे, वह अपनी बातों को सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। वैसे तुम्हारे फैमिलियर की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता? रुद्र ने सिर झुकाकर पूछा। वह केवल एक चीज सोच पा रहा था जिसे अलीशा ने पुष्टि की। हां, जब तुम एक समनर बनते हो तो तुम्हें अपने फैमिलियर्स के बारे में जानकारी देने वाली एक नीली स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। इसमें नाम, स्तर, जाति और गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। ओह, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकती हो? चलो देखते हैं। नाम और जाति तो स्पष्ट हैं और हमें केवल उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। हालांकि स्तर का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है। गुरु ने तुम्हें पहले बताया था कि हम तुम्हारे बुलावे का पालन क्यों करते हैं, है ना? हां, यह ताकतवर बनने के लिए है। तो तुम स्तर को कैसे बढ़ाते हो? यह शत्रु को हराकर और उनके कोर को अवशोषित करके किया जाता है। दुनिया का आधा हिस्सा अब एलियंस द्वारा कब्जा किया गया है। ये एलियंस हालांकि अजीब होते हैं, उनके अंदर कोर होते हैं और वह कोर एना से भरा होता है। उस कोर में मौजूद एना को अवशोषित करके हम अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरीका है विकास। मेरे उदाहरण के रूप में मैं एक उच्च एल्फ में रूपांतरित हो सकती हूं। यह वही है जिसे गुरु ने पहले उल्लेख किया था कि इसमें बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कोर स्तर के लिए होते हैं और विकास जाति के लिए। हां, तुम समझदार हो, उसने मुस्कुराकर कहा। अब आखिरी बात, गुणवत्ता। यह मूल रूप से फैमिलियर्स के लिए एक प्रतिभा माप है। इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वे हैं सामान्य, अच्छा, उत्कृष्ट और परफेक्ट, जो निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में और विभाजित होते हैं। जितनी अधिक गुणवत्ता होगी उतनी अधिक दक्षता होगी वे कोरों को अवशोषित करने में। रुद्र नीचे की ओर देखा,
सोचते हुए। फेनिर एक दिव्य प्राणी है, लेकिन फिलहाल उसकी गुणवत्ता सबसे कम है। इसका मतलब क्या यह है कि फेनिर वही नहीं है जिसे मैं जानता हूं? क्या फेनिर को विकास की आवश्यकता है? रुको, अगर यह सब एना की मात्रा से जुड़ा है, तो क्या मैं फेनिर के लिए अधिक एना बलिदान कर सकता हूं? क्या वह इस तरह मजबूत होगा? रुद्र पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। अलीशा, क्या यह संभव है कि मैं एक फैमिलियर के लिए अधिक एना बलिदान करूं? क्या वह मजबूत होगा? यह अच्छा सवाल है। सिद्धांत में इसकी संभावना है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। क्या ऐसा है? रुद्र थोड़ा निराश महसूस करते हुए बोला। हो सकता है कि यह काम न करे, लेकिन फेनिर के लिए यह अलग हो सकता है, क्योंकि वह एक दिव्य प्राणी है, न कि एक मानवाकार फैमिलियर। खैर, उसकी गुणवत्ता कम स्तरीय सामान्य है। आह, अलीशा मुस्कुराई। मुझे विश्वास है कि तुम और मजबूत हो जाओगे। धन्यवाद, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अंदर ही अंदर सोचा, खैर, वह एक दिव्य प्राणी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं मजबूत हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपनी शुरुआती विकास के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया है। चूंकि यह मेरी नई वास्तविकता है, तो मुझे साहसिक लेकिन सतर्क रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी मूर्खतापूर्ण तरीके से मेरी जान जाए। देखते हैं, मेरी उपन्यास पढ़ने के अनुभव के आधार पर अकादमी आर्क आमतौर पर एक प्रैक्टिकल पाठ, जूनियर से परेशानियों या एक ब्रेन रॉट यंग मास्टर सिंड्रोम चुनौती के साथ शुरू होती है। रुद्र को उन 3 संभावनाओं के लिए 1 सप्ताह के भीतर तैयार रहना था, जबकि वह यह उम्मीद कर रहा था कि वह उनका शिकार न बने। यह वही था जो उसने सोचा था, जब तक कि अलीशा का चेहरा गंभीर नहीं हो गया। अलीशा ने अकादमी के गेट की ओर अपना सिर घुमाया और देखा कि 20 से ज्यादा लोग अचानक अकादमी में घुस आए थे। प्रत्येक व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहने हुए था, जिसमें केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। रुको, गार्ड्स ने अपने फैमिलियर्स को बुलाया, जो एक औरत और एक कोबोल्ड थे। हालांकि गार्ड्स और उनके परिवार को अचानक कई लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें तुरंत मार डाला। नजर में छात्र, उन्हें पकड़ो। अलीशा ने कदम बढ़ाया जैसे वह रुद्र को ढालने की कोशिश कर रही हो। उसने उनमें से एक के गले पर एक मकड़ी के निशान को देखा। पीछे हटो, वे आतंकवादी हैं। रुद्र हैरान रह गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ठीक उसी समय जब उसने सोचा था कि स्थिति 1 सप्ताह तक शांत रहेगी, सब कुछ आतंकवादी हमले से शुरू हो गया। मैं लगभग भूल ही गया था कि एक भी दिन नहीं बीता है। आज मेरा सबसे बदकिस्मत दिन है ना? रुद्र के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन प्राथमिकता वही थी। उन्हें इस आतंकवादी हमले से निपटना था, किसी न किसी तरीके से। फेनिर रुद्र के सिर पर कूदकर बैठ गया ताकि उसे बेहतर दृश्य मिल सके। 22 लोग, जिनमें से सिर्फ 10 इंसान हैं। क्या तुम बोल सकते हो? अलीशा एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने सिर झटका। यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? सारे इंसानों को ढूंढो। फेनियर ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और उसे पेट में रोक लिया। फिर उसने एक प्यारी सी दहाड़ मारी, जो उसकी वर्तमान स्थिति के अनुकूल थी। वाफ! ऐसी प्यारी दहाड़ के बावजूद अलीशा को एक तीव्र हत्या की भावना महसूस हुई, जैसे वह सिर्फ उसका शिकार हो। जो रुके नहीं, वे इंसान हैं। अलीशा ने तुरंत समझ लिया, ये देखकर कि ठीक 10 लोग वैसे ही आगे बढ़ रहे थे जैसे वे इससे पूरी तरह अप्रभावित हों। उसने हाथ लहराया और एक प्रबल बवंडर उन 4 आतंकवादियों की ओर बहने लगा। 2 इंसान और 2 फैमिलियर्स। 2 फैमिलियर्स ने एक साथ हाथ जोड़े थे। बाएं हाथ ने एक दीवार बनाई जो पूरी तरह से चट्टान से बनी थी, जबकि दूसरे ने पानी की एक परत बनाई। चट्टान ने बवंडर को पूरी तरह से रोक दिया, लेकिन पानी की परत को धक्का तो लगा, लेकिन वह पूरी तरह से टूट नहीं पाई। हालांकि यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थी। तभी एक धनुष हवा में प्रकट हुआ और उसने उस इंसान को निशाना बनाया जिसे इन दोनों फैमिलियर्स ने सुरक्षा दी थी। जैसे ही उसने अपना बाण छोड़ा, वह इतनी तेजी से उड़ने लगा कि उसके पीछे एक छोटी सी ध्वनि लहर भी बन गई। बाण ने पानी की परत को छेदते हुए इंसान का सिर उड़ा दिया। जैसे ही अलीशा की शक्ति का एहसास हुआ,
दो अन्य फैमिलियर्स ने अपने कदम रोक दिए। एक ने अपने हाथ से एक आग के पक्षी को छोड़ा, जबकि दूसरे ने एक कुल्हाड़ी के साथ आक्रमण किया। अलीशा ने अपना हाथ ताली मारी और हवा की एक बौछार चारों ओर फैल गई, जिससे आग के पक्षी को निष्क्रिय कर दिया। हालांकि मांसपेशियों वाला फैमिलियार उनके बीच की दूरी को कम करता हुआ अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को झटका मारते हुए लाया। उसने अपना हाथ कुल्हाड़ी की ओर बढ़ाया और एक घूमती हुई हवा बनाई, जिससे कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर पाई। मांसपेशियों वाला फैमिलियार हैरान था, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मुख्य द्वार पर कोई ऐसा ताकतवर फैमिलियार होगा। लेकिन मुख्य द्वार के पास अभी भी कई लोग मौजूद थे। क्या? मदद करो! दो छात्रों ने दाएं से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, जिससे अलीशा का ध्यान थोड़ा भटका। उसे उन्हें बचाना था, लेकिन साथ ही रुद्र की सुरक्षा भी करनी थी। स्थिति और भी खराब हो गई जैसे ही उसने सामने से एक टकराव महसूस किया। ब्लड सपियर, वह ऑस्टन परिवार की लड़की है। अलीशा ने अपने होंठ काटे। उसने अपना दूसरा हाथ लहराया और मांसपेशियों वाले फैमिलियार पर एक बाण चलाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। मांसपेशियों वाला फैमिलियार अपने बड़े हाथ से इसे रोकते हुए पूरी तरह से उसे नाकाम कर दिया। इस बीच सेलेना पर हमला हो रहा था। उसने अपना खुद का फैमिलियार बुलाया था, जो एक महिला थी और उसकी पीठ पर चमगादड़ की पंख थीं। उसके चारों ओर 3 खून के भाले तैर रहे थे, जिनसे उसने एक एक करके फैमिलियार के आक्रमण को रोकने के लिए फेंका। यह अज्ञात फैमिलियार उतना ही बड़ा था जितना कि वह फैमिलियार जो अलीशा पर हमला कर रहा था, लेकिन इसके सिर पर एक जोड़ी बैल के सींग थे, जो पूरी तरह से ढके नहीं जा सकते थे। ब्लड सपियर ने हमला करने वाले फैमिलियार को मारा और वह एक एक करके उसे तोड़ता हुआ उनके बीच की दूरी को कम कर रहा था। वेम्पायर की आंखें रक्त से लाल हो गईं जब उसने दोनों हाथ एक साथ घुमाए। अचानक दोनों हाथों से एक एक बवंडर बन गए, जिसने फैमिलियार को दोनों ओर से कस लिया। फैमिलियार ने इन रक्त बवंडरों को अपनी नंगी हाथों से पकड़ लिया। वेम्पायर ने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन अब बढ़त बना रहा था। इस बीच उनके पीछे से एक पुरुष की आवाज गूंज उठी। तुमको पकड़ लिया, छोटी लड़की! वेम्पायर उस आवाज से चौंकी, क्योंकि यह दुश्मन की आवाज थी। अब जब उसने रक्त बवंडरों पर नियंत्रण खो दिया था, दुश्मन का फैमिलियार रक्त बवंडरों को फाड़ते हुए उधर बढ़ने लगा। मुंह! फैमिलियार ने पूरी गति से आक्रमण किया। इसी समय दुश्मन का इंसान सेलेना को पीछे से पकड़ने में सफल हो गया। मुझे छोड़ दो! सेलेना संघर्ष करती हुई चिल्लाई, क्योंकि उसे खींचा जा रहा था। सेलेना! वेम्पायर ने पलट कर देखा और पाया कि रुद्र साइड से आकर उस आदमी को चेहरे पर घूंसा मार रहा था। सामने की ओर फेनिर ने फैमिलियार पर हमला किया और उसके गर्दन के पिछले हिस्से को काटते हुए उसे अपने तेज दांतों से फाड़ दिया। गर्दन से खून छिटकते हुए फैमिलियार नीचे गिर पड़ा। वेम्पायर उस इंसान को हराना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने अपनी उंगली उस मांसपेशियों वाले फैमिलियार की ओर इशारा किया, जो अलीशा को रोकने में लगा था। उसकी मदद करो! वेम्पायर एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन रुद्र ने उसे गंभीर नजरों से देखा, जैसे कह रहे हों कि सेलेना ठीक हो जाएगी। वेम्पायर ने देखा कि न तो आदमी और न ही फैमिलियार अपनी प्रतिक्रियाओं में सक्षम हुए, जैसे सब कुछ उनके प्लान के अनुसार हो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों सही समय का इंतजार कर रहे थे, जब दुश्मन हमला होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, ताकि उन पर हमला किया जा सके। वेम्पायर ने इस बार रुद्र पर विश्वास करने का निर्णय लिया और पलटकर मांसपेशियों वाले फैमिलियार की ओर अपनी हथेली इशारा की। उसकी हथेली से खून से बने कई चमगादड़ बाहर निकले और मांसपेशियों वाले फैमिलियार की ओर उड़ गए। उन चमगादड़ों ने फैमिलियार को काट लिया, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया। अलीशा ने उस अवसर का फायदा उठाया, अपनी बॉडी घुमाकर फैमिलियार के पेट में एक जोरदार किक मारी। जैसे ही किक लगी, हवा का विस्फोट हुआ और फैमिलियार पीछे की ओर ढकेल दिया गया। इतनी दूरी होने के बाद अलीशा पलटी और अपने धनुष से उस स्थान की ओर तीर छोड़ा जहां दुश्मन ने रुद्र के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दिया था। लेकिन उसे यह पाया कि वह उन लड़कियों की ओर इशारा कर रहा था जिन्हें आतंकवादी पकड़ने वाले थे।
अलीशा जल्दी से पलटी और एक आतंकवादी को गोली मारी। जैसे ही वह दूसरे आतंकवादी को खत्म करने वाली थी, मांसपेशियों वाला फैमिलियार फिर से उसके पास आ गया। इस बार वह अकेले नहीं लड़ी। 2 रक्त बवंडर मांसपेशियों वाले फैमिलियार की ओर उड़ते हुए आए। ये बवंडर उसे पीछे नहीं धकेल पाए जैसे अलीशा की किक ने किया था, लेकिन उन्होंने फैमिलियार को रुकने और उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। इस परिणाम स्वरूप अलीशा ने दूसरे आतंकवादी को खत्म किया और 2 लड़कियों को बचा लिया। इसके बाद उसने एक तीर तैयार किया जिसमें पहले से अधिक ऐना संचित थी और उसे मांसपेशियों वाले फैमिलियार की ओर निशाना साधा। निराशा में मांसपेशियों वाले फैमिलियार ने अपनी कुल्हाड़ी को अधिकतम तक धकेल दिया, रक्त बवंडरों से मुक्त हो गया और फिर उसने उस तीर को काटने के लिए नीचे की ओर वार किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि तीर वास्तव में उसके कुल्हाड़ी से बचते हुए मुड़ गया, जैसे वह इसे बचा रहा हो। फिर तीर अपने मूल रास्ते पर लौट आया और उसके सिर को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने तत्काल खतरे को नष्ट कर दिया था, अलीशा तुरंत पलटी और देखा कि एक मानव आतंकवादी रुद्र को पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था। वैम्पायर चौंकी, मदद करने का इरादा रखते हुए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सेलेना को यह भी एहसास नहीं तो फेनिर की आवाज गूंज उठी जैसे ही वह हवा में कूदा और अपने शक्तिशाली जबड़ों से उस मानव के गले को तोड़ दिया। कहां जा रहे हो? जस्सी ने ठंडे स्वर में पूछा, जबकि उसके हाथों में 2 सिर थे। साइड से एक घोड़े की टापों की आवाज आई और एक सेंटोर तेजी से अपनी तलवार घुमाते हुए आया, जिससे वह 2 इंसानों को काटते हुए जस्सी के पास तक पहुंचा, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर प्रवेश द्वार के बाएं ओर एक गाइस की टीम रुकावट डालने के लिए आई। जो विरोध करें उन्हें मार दो, बाकी को पकड़ो, एक गार्ड ने चिल्लाया, जबकि उसका वेयरवुल्फ एक आतंकवादी को जमीन पर दबाए हुए था। दूसरे गार्ड्स ने उसी आदेश का पालन किया और मिलकर दुश्मनों को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर विशाल जड़ें जमीन से उभरकर 3 आतंकवादियों को पकड़ने लगीं। इन्हें नियंत्रित करने वाला एक वृद्ध हुइड था। लगता है वे ठीक हैं, महोदया। उसने विवियन की ओर देखा, जो अकादमी के प्रवेश द्वार से छत पर खड़ी होकर देख रही थी। हां, विवियन ने अपनी आंखें बंद करते हुए उत्तर दिया। लगता है कि वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक असाधारण है। आप इतनी खुश लग रही हैं, महोदया। मुझे लगता है मुझे आपको बधाई देना चाहिए। विवियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, रुद्र ने लंबी आह भरते हुए कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। हालांकि उसने इस प्रकार के परिणाम की उम्मीद की थी, फिर भी लाशों की बदबू और उनकी भयानक स्थिति ने उसे उल्टी करने की इच्छा जताई। क्या तुम ठीक हो, रुद्र? अलीशा ने तुरंत उसकी जांच की। जब देखा कि अब कोई खतरा नहीं था, जो लोग वह समय नहीं मार सकी थीं, वे पहले ही और अंदर चले गए थे। हां, मैं ठीक हूं। क्या तुम सच में नहीं चाहती कि उन्हें पकड़ लो? तुम्हारी सुरक्षा इस वक्त मेरी प्राथमिकता है। यहां का खतरा नष्ट कर दिया गया है, तो मुझे लगता है बाकी को स्कूल का स्टाफ निपटा लेगा। समझ गया। रुद्र थका हुआ चेहरा लिए जमीन पर बैठ गया। जैसे ही उसने यह जाना कि वे सुरक्षित हैं, उसका सारा एड्रेनलिन खत्म हो गया। वे कौन थे? मैं अनुमान लगा रही हूं कि ये कायोटिक कैट आतंकवादी थे। ये आतंकवादी उन लोगों को पकड़ते हैं जो हाल ही में समनर्स बने होते हैं, ताकि उन्हें ब्रेन वॉश कर अपना अधीनस्थ बना सकें। चूंकि अभी भी छुट्टियां हैं, तो वे स्थिति का फायदा उठाकर नए छात्रों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब प्रधानाचार्य स्कूल में होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता। लगता है कि उन्हें पता था कि प्रधानाचार्य स्कूल में नहीं है और इसीलिए उन्होंने हम पर हमला किया। समझ गया? रुद्र ने लंबी आह भरी। तो फिर इंसान एक दूसरे पर क्यों हमला करते हैं जबकि उनके पास सामान्य दुश्मन होते हैं? अलीशा उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। इसके बजाय उसने सेलेना और वैम्पायर की ओर रुख किया। मिस सेलेना और उनकी फैमिलियार, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सेलेना ने सिर झुका लिया। उसने रुद्र की ओर देखा। कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि एक किसान, जिसे सबसे खराब छात्रों से भी कम प्रतिभाशाली माना जाता था, वही होगा जो उसे बचाएगा।
यहां तक कि वैम्पायर ने भी वही सोचा। अगर रुद्र के आदेश नहीं होते तो वे इतनी जल्दी यह लड़ाई नहीं जीत पाते। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं रहना चाहिए जब तक कि यह सुरक्षित न हो? रुद्र ने पूछा। यह शायद सबसे अच्छा होगा, अलीशा ने सहमति जताई। अगर आपको आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ चलें। रुद्र ने सिर हिलाया और अपनी थकी हुई देह को उठाया। वह बस अपने बिस्तर पर लेटना चाहता था ताकि कुछ आराम कर सके। उसने इतने अनुभव किए थे कि उसे इस ट्रांसमाइग्रेशन के बाद शांतिपूर्वक सोचने का मौका भी नहीं मिला। अलीशा ने उन्हें और दोनों लड़कियों को स्कूल की इमारत की ओर मार्गदर्शन किया, जो सुरक्षित स्थान था। इसके बाद उसने उन्हें विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और रुद्र को खाली कैफेटेरिया की ओर ले आई। चलते हुए वह यह कहने से खुद को रोक नहीं पाई, अच्छा काम किया, मैं तो बस मजबूरी में था। रुद्र ने बेबस होकर सिर हिलाया। उसे अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार होने का समय नहीं मिला, तो इसके बाद का असर भी उसके लिए एक हैरानी था। नहीं, मेरा मतलब है, अच्छा काम किया कि तुम टिके रहे। अलीशा ने उसे एक कप पानी दिया। अब ठीक है, अगर तुम चाहो तो सब बाहर निकाल सकते हो। रुद्र शर्मिंदा हो गया। अब मैं ठीक हूं। फूफू, अलीशा हल्के से मुस्कुराई, यह जताते हुए कि कोई बात नहीं। जब उसने पुष्टि की कि रुद्र आराम महसूस कर रहा था, तो उसने फेनरी की ओर रुख किया। तुम बहुत शक्तिशाली भेड़िया हो, तुम्हारे पास बुनियादी गुणवत्ता क्यों है? क्या ऐसा नहीं है क्योंकि वह बहुत कमजोर है? फेनरी ने रुद्र को दोषी ठहराते हुए बड़बड़ाया। क्या कहा? रुद्र ने गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए कहा, अगर मेरी प्रतिभा एक दिव्य प्राणी को बुलाने की थी, तो इसका मतलब है कि मैं एक देवी को बुला सकता था, न कि एक फर वाले प्राणी को। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की होती तो तुम यहां नहीं होते। सब कुछ मेरे योजना के अनुसार हुआ और तुम बस उसे पालन कर रहे थे। मुझे वह समझदार इंसान वापस चाहिए, यह चिढ़ाने वाला नहीं। फेनरी ने रुद्र पर कूदते हुए कहा। यह इंसान का शोषण है। फूफू, अलीशा अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई, जो उनके झगड़े को देखकर उभरी थी। हालांकि फेनरी मजबूत और बुद्धिमान था, फिर भी वह अपने अनुबंधकर्ता पर विश्वास करता था और उसकी योजना का पालन करता था। वहीं रुद्र भले ही शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह इतना साहसी और स्मार्ट था कि समस्या का समाधान निकाल सके। वे उसकी आंखों में एक आदर्श जोड़ी की तरह दिख रहे थे। मुझे यकीन है कि तुम दोनों और मजबूत हो जाओगे। अलीशा मुस्कुराई। अगर वह पहले उन्हें अच्छे शब्दों से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही थी, तो इस बार उसने दिल से यह कहा। उनके प्रदर्शन ने उसे विश्वास दिलाया कि वे एक उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। लगता है कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम हो, मेरे प्रिय छात्र। विवियन की आवाज अचानक गूंज उठी। रुद्र चौंक गया, जबकि अलीशा ने सिर झुकाया। महोदया, कुछ छात्रों के लिए ऐसी स्थिति में शांत रहना मुश्किल होता, लेकिन तुमने सब कुछ ध्यान से देखा और समस्या का हल निकालने के लिए निर्देश दिए। विवियन ने वृद्ध ड्वीड को आह्वान किया और कहा, तुम वापस जाओ, वह तुम्हारे साथ आएगा। हॉलवे के कोने से दो लाल आंखें उन पर घूर रही थीं। नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने पहले क्या कहा था? प्रिय छात्र। क्या वह वन की रानी का छात्र है? लेकिन कैसे? अगर यह उसकी प्रतिभा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह इतना स्मार्ट है कि वन की रानी उसे अपना छात्र मानती है। रुद्र ने बिस्तर पर लेटते हुए अपना चेहरा चादर में दबा लिया। आखिरकार वह थका हुआ महसूस कर रहा था। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। लगता है कि तुमने अपने भविष्य की योजना के बारे में सोचा है। फेनरी बिस्तर पर कूदते हुए बोला। वास्तव में नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। फेनरी का स्वर हल्का हो गया। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे इस दुनिया में रहने के फैसले के बारे में। रुद्र कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह दुनिया कहीं ज्यादा खतरनाक है और मैं किसी भी समय मर सकता हूं। वहीं पृथ्वी पर मुझे अपने परिवार से अत्याचार सहना पड़ा और उपन्यास पढ़ना बस मेरा दर्द से बचने का तरीका था। फेनरी को थोड़ी देर के लिए उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। मुझे पता है कि मैं सबसे स्मार्ट या सबसे चमकदार नहीं हूं,
शायद मैं रास्ते में बहुत सारी गलतियां करूंगा, लेकिन मैं शांतिपूर्वक नहीं हारने वाला हूं। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो, लेकिन मैं तुम पर बहुत निर्भर रहूंगा, फेनरी। फेनरी ने कुछ देर तक उसके हाथ को देखा, फिर कहा, तुम्हें मरा नहीं चाहिए। मैं उन तथाकथित देवताओं और देवियों से लड़ना चाहता हूं। वे अजीब एलियंस शायद अच्छे प्रतिद्वंदी होंगे। रुद्र मुस्कुराया। अब जब मैं सोचता हूं तो तुम सही कह रहे हो। ये दुनिया समनर्स को ड्रैकोनियंस और आर्चेंजल्स जैसे मानव रूपी प्राणियों को बुलाने की अनुमति देती है। अगर तुम इस पर सोचो तो मुझे नहीं लगता कि यहां एक भी इंसान है ना? इसमें कुछ गलत बात है? फेनरी ने भ्रमित होकर सिर झुकाया। मैं ये कह रहा हूं कि उन देवताओं और देवियों की संभावनाएं जो इंसान नहीं है फिर भी मानव जैसी हैं, जैसे कि जैकल सिर वाला आदमी अनुबिस। पृथ्वी पर कई पौराणिक कथाएं हैं, शायद वह आर्चेंजल भी उनमें से एक है। दूसरे शब्दों में, वे जो बुला सकते हैं वह केवल काल्पनिक प्राणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पौराणिक प्राणी भी हो सकते हैं। वैसे भी मैं उनसे लड़ा सकता हूं। मैं उन सभी शक्तिशाली प्राणियों से अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। यह सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम ही हो। रुद्र मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे वर्तमान रूप में तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम और मजबूत हो सकते हो? मैं इसका परीक्षण करने वाला हूं। पहले बैठ जाओ। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम और अधिक ऐना का बलिदान कर सकते हो। इस दुनिया में फेमिलियर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वे मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत को फिर से पाने के लिए नहीं। रुद्र ने उनके बीच का अंतर समझा। हां, रुद्र ने चुपचाप पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? फेनरी ने जवाब दिया, मैंने हमारे बीच के लिंक को थोड़ी देर से नियंत्रित किया है और कुछ देखा है। खैर, मैं तुम्हारे द्वारा पहले कहा गया एक विचार से प्रेरित हुआ हूं, जब तुमने ऐना को संख्याओं से मापने की बात की थी। जब मैं यहां आता हूं, मुझे लगता है कि मैं केवल तुम्हारी ऐना का आधा हिस्सा लेता हूं। अब मैं थोड़ा और लेना चाहता हूं। तुम ये कैसे करोगे? रुद्र ने पूछा। यह सिर्फ अनुमान है, लेकिन तुम्हारे लिए यह करना संभव हो सकता है। यह कुछ ऐसा है जो केवल 2 फेमिलियर ही कर सकते हैं। 2 फेमिलियर? रुद्र का शरीर कांप उठा। क्या तुमने कभी इस संभावना के बारे में नहीं सोचा? फेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने यह शरीर क्यों अपनाया? यह कैसे संभव हुआ? और यह क्यों ठीक उसके जागरण के समय हुआ? रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। वो फेमिलियर जिसे मूल रुद्र को बुलाना था, वह मैं था। किसी कारणवश मैंने उसे मार दिया और उसका शरीर संभाल लिया, और क्योंकि हम जागरण के बीच में थे, मैंने तुम्हें बुलाया। फेनरी ने चिढ़ाते हुए कहा। अब मुझे मूल रुद्र का पता नहीं चल रहा, लेकिन यह सच है कि तुम भी एक फेमिलियर हो जो एक शरीर में निवास कर रहा है। यह शायद तुम्हारी असली ताकत है। तुम एक ही समय में फेमिलियर और समनर दोनों की शक्ति का उपयोग कर सकते हो। रुद्र ने एक ठंडी सांस ली। इस हालत में एक फेमिलियर के रूप में मेरी असल ताकत क्या है? इसीलिए मैं चुप था ज्यादातर समय। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था, और तभी मैंने 2 बातें समझी। फेनरी ने अपनी पंजे से दर्पण की ओर इशारा किया। क्या तुम अपनी फेमिलियर की गुणवत्ता दर्पण में देख नहीं सकते? रुद्र ने तेजी से ड्रेसिंग टेबल की ओर दौड़ते हुए खुद को दर्पण में देखा। जैसा कि फेनरी ने अनुमान लगाया था, वह वास्तव में अपनी जानकारी देख सकता था। नाम रुद्र रेकमून स्तर, एक जाति, मानव गुणवत्ता मूल उच्च। आहा, यह तो मजाक जैसा है। रुद्र कुर्सी पर गिरते हुए बोला। फिर भी यह शायद एकमात्र व्याख्या हो सकती है। यह अनुबंध जो तुम बात कर रहे हो, इसका क्या काम है? इससे पहले क्यों ना तुम पहले अपनी फेमिलियर की क्षमता जांच लो। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें उस अंधेरे में कुछ देखना चाहिए। रुद्र ने उसकी बात मानी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने सच में कुछ देखा। कौशल, सोल कॉन्ट्रैक्ट, यह एक ही पंक्ति थी, लेकिन यह सच में उसकी सारी शंकाओं का उत्तर दे रहा था। तुम इसे देख पा रहे हो? फेनरी ने पूछा। मैं एक कौशल देख सकता हूं, रुद्र ने नाक दबाते हुए कहा। मेरे पास बहुत सारे कौशल हैं। कारण जो भी हो, यह सभी मेरी क्षमताओं के नामों को दर्शाता है। हालांकि
इनमें से अधिकांश सील किए गए हैं। यही वजह है कि मुझे विश्वास है कि मैं सच में इसे कर सकता हूं। मेरे पास केवल 4 कमजोर क्षमताएं हैं। रुद्र ने फेनरी को देखा और कहा, यह संभव हो सकता है। मेरा कौशल सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। यह अजीब है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम वह हो जो इसे सच कर सकते हो। फेनरी ने अपनी पंजे को बढ़ाया। आओ इसे परीक्षण करें। मैं तुम्हें अपना कौशल डेडली क्लॉ दूंगा। बदले में तुम अपनी बची हुई 30% ऐना दोगे। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? अगर तुम अपने 4 में से एक क्षमता खो देते हो तो यह बड़ा नुकसान होगा। इसके बदले तुम मेरी क्षमता का उपयोग कर सकते हो। अगर तुम मजबूत हो जाओ और मेरे साथ लड़ो तो यह और बेहतर होगा। इसके अलावा अगर यह अनुबंध सच में काम करता है तो इसका मतलब है कि मैं उस अनुबंध के माध्यम से बढ़ सकता हूं और अधिक क्षमताएं खोल सकता हूं। चूंकि फेनरी ने अपना निर्णय ले लिया था, रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी हथेली बढ़ाई और बोला, सोल कॉन्ट्रैक्ट। अचानक एक सोने की पट्टी हवा से प्रकट हुई, धीरे धीरे लुढ़कते हुए नीचे आ गई। शब्द एक के बाद एक दिखाई देने लगे। अनुबंध। फेनरी अपनी डेडली क्लॉ कौशल रुद्र रेकमून को देगा। रुद्र रेकमून अपनी 30% बची हुई ऐना देगा। यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। रुद्र ने शब्दों को पढ़ते हुए फेनरी की ओर इशारा किया, जैसे वह उसे काटने के लिए कह रहा हो। फेनरी ने खरोंच मारी, जिससे खून बहने लगा। रुद्र की भौहें चढ़ गईं, लेकिन उसने दर्द सह लिया। फिर उसने इसे अनुबंध पर दबाया। फेनरी ने भी वही किया और अपने पंजे से उस पर हस्ताक्षर किया। अब जब दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, अनुबंध आग में जल उठा और नीले कण उनके शरीर से निकलने लगे। रुद्र ने गहरी सांस ली। ठीक वैसे ही जैसे उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे ही यह डेडली क्लॉ भी बिना किसी स्पष्टता के था। हालांकि अगर उसे इसे करना पड़ा तो उसे महसूस हुआ कि वह इस शक्ति को मुक्त कर सकता है। इस बीच फेनरी ने देखा कि उसकी ऐना में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हुई, जैसे कि रुद्र से ट्रांसफर हुई ऐना की मात्रा कई गुना बढ़ गई हो। ऐसा लगता था कि यह तरीका सच में काम कर रहा था। रुद्र ने फेनरी की खुशी और उसकी स्थिति को देखा। नाम, फेनरी स्तर 13 जाति, आकाशीय भेड़िया गुणवत्ता, मूल मध्यम। फेनरी ने रुद्र को घूरते हुए पुष्टि की, यह काम करता है। ऐसा लगता है कि हमने एक अनूठा रास्ता खोज लिया है जिससे हम मजबूत हो सकते हैं। फेनरी ने मुस्कुराया। हां, लेकिन मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर मैंने बहुत अधिक ऐना दे दी और मेरी खुद की ऐना इतनी कम रह गई कि मैं कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊं, तो यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूं, अगर हमारे पास ऐना को सही तरीके से मापने का कोई उपकरण हो तो यह बेहतर होगा। सही कहा। मेरी गुरु की खुशी देखकर वह शायद सफलता के कगार पर है। हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वह इसे पूरा नहीं कर लेती। फेनरी ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार फेनरी ने अपना पंजा बढ़ाया और रुद्र को पहले की बात याद दिलाई। मैं तुम पर भरोसा करूंगा। मुझे बहुत लड़ाई करनी है। फेनरी को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहां क्यों बुलाया गया था, लेकिन उसे बहुत सी चीजों का पता लगाना था, जैसे कि मूल रुद्र के साथ किया गया अनुबंध क्या था, या फिर बस इस दुनिया में पूरी तरह से जीने के बारे में। फिर भी उसे एक बात का पता था, वह इसे अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और फेनरी के साथ अपनी मुट्ठी टकराई। मैं तुम पर भरोसा करता हूं फेनरी। मैं भी। पहले वे दोनों सामान्य रूप से एक दूसरे पर विश्वास करते थे, लेकिन अब उन्होंने यह पुष्टि कर लिया था। वैसे ध्यान रखना कि मुझे प्राथमिकता दो और भविष्य में अगर तुम किसी महिला को बुलाओ तो उस पर ध्यान मत देना। कुछ पल के लिए एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। फिर रुद्र ने थोड़ा घबराते हुए सहमति जताई। हां। अरे, फेनरी ने अपने दांत किचकिचाए। तुम लालची बच्चे, क्या तुम पागल हो? हम इसके बारे में कोई अनुबंध नहीं रखते। मैं तुम्हारा हड्डी काटकर तुम्हें याद दिलाऊंगा ताकि भविष्य में तुम्हें इसके बारे में सोचना ही न पड़े। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सारी बाल और दांत निकालकर तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। मूर्ख कुत्ते। मैं भेड़िया हूं।
रुद्र ने किताब उठाई ताकि वह समनर्स के बारे में और जान सके। हालांकि फेनरी ने इसका कोई खुलासा नहीं किया था, वह भी किताब पढ़ रहा था ताकि वह और मजबूत हो सके। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह इस दुनिया के ज्ञान या अन्य फेमिलियर्स से इसे जोड़ सके तो वह और अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए दोनों ने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन विवियन ने रुद्र और फेनरी को पिछवाड़े में बुलाया। वह एक अच्छा और समतल पिछवाड़ा था जिसमें बीच में एक बड़ा खाली मैदान था। ऐसा लगता था कि विवियन इसका इस्तेमाल कभी कभी युद्धाभ्यास के लिए करती थी। विवियन ने पूछा, क्या तुम्हें किसी विशेष हथियार की जरूरत है? रुद्र ने नीचे देखा, गहरे विचारों में डूब गया। हथियार? हाँ, क्या मैं तलवार ले लूं? क्या यह बहुत सामान्य होगा? क्या मुझे भाला या कुछ असामान्य जैसे तार लेना चाहिए? लेकिन यह मेरी नई वास्तविकता है। अगर मैं इसे नहीं सीख सका तो मैं मर सकता हूं। मेरे पास डेडली क्लॉ है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे भविष्य के फेमिलियर्स क्या देंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे कुछ समय तक फेनरी के साथ लड़ाई करनी होगी। मुझे क्या दस्ताना या गॉन्टलेट लेना चाहिए जो मुझे डेडली क्लॉ का उपयोग करने की अनुमति दे? कुछ सोचने के बाद रुद्र ने समझाया, मैं निश्चित नहीं हूं। सच कहूं तो मैंने कल आलिशा को धनुष के साथ लड़ते देखा था। उसी समय ऐसा लग रहा था कि वह बिना हथियार के भी लड़ सकती थी। तो तुम्हें हथियार की जरूरत नहीं है? ठीक है, यह सच है कि ऐना का प्रयोग एक अच्छे हथियार की तरह ताकत दे सकता है, लेकिन हमारे पास बौद्धिक बाणधारी भी है जो ऐसे हथियार बना सकते हैं जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हों। मुझे लगता है कि एक हथियार रखना बेहतर होगा। तुम्हारे लिए दस्ताने कैसे हैं? वे मोटे नहीं हैं, लेकिन वे इतने मजबूत हो सकते हैं कि एक हथियार को सह सकें। हालांकि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी ऐना पर अच्छा नियंत्रण चाहिए। स्कूल में यह सिखाया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक भार नहीं डालूंगी। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो तुम मुझसे अतिरिक्त पाठ प्राप्त कर सकते हो। कैसा रहेगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर यह हाथ से हाथ का युद्ध है तो मुझे तुम्हारा प्रशिक्षक बदलना होगा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर आलिशा ने उनके पास आकर पूछा, क्या मैं इसे कर सकती हूं मालकिन? तुम इसे करोगी? विवियन ने चौंकते हुए पूछा। मुझे इस छोटे स्वामी से लगाव हो गया है। आलिशा मुस्कुराई। तुम अब उसे स्वामी कहने लगी हो। लगता है तुमने उसे पहचान लिया है। विवियन ने अपनी पीठ खुजलाते हुए कहा। ओह! रुद्र का चेहरा चमक उठा। इतनी सौम्य, उज्ज्वल और परिपक्व बड़ी बहन से प्रशिक्षित होना उसके लिए एक पुरस्कार था। ठीक है, तुम इसे कर सकती हो, विवियन ने आह भरते हुए कहा। जब उसने देखा कि रुद्र कितना उत्साहित हो गया था तो उसे इसे आलिशा पर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहां थोड़ा इंतजार करो। विवियन महल में वापस गई और 2 मिनट बाद बाहर आई, काले दस्ताने का एक जोड़ा फेंकते हुए। वे पतले थे, लेकिन रुद्र ने महसूस किया कि सामग्री की लोच इसे कुछ झटका सहन करने के लिए सक्षम बनाती है। उसमें एक अतिरिक्त धातु की परत भी थी जो तेज हथियारों को भी रोक सकती थी। जब उसने उन्हें पहना और पकड़ने का अभ्यास किया तो उसकी गति थोड़ी सीमित हो गई, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह संभाल न सके। आलिशा ने कहा, अभी के लिए सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मैं तुम्हें तब तक मारती रहूं जब तक तुम इसे संभालने के आदी नहीं हो जाते। खासकर तब जब कोई हमला हो, तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो मार्शल आर्ट्स सिखाने का कोई फायदा नहीं है। समझ गया? रुद्र ने सोचा था कि उसे कुछ मजेदार मार्शल आर्ट्स सिखाए जाएंगे, लेकिन यह वास्तविकता थी। उसे अपनी नींव से शुरुआत करनी थी। आलिशा मैदान के बीच में गई और समझाते हुए कहा, देखते हैं, अगले हफ्ते तक हम तुम्हारी बुनियादी बातों पर ध्यान देंगे। तुम और फेनरी मेरे साथ लड़ाई में भाग लोगे और 15 मिनट से ज्यादा समय तक जीवित रहने की कोशिश करोगे। रुद्र ने सिर हिलाया। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखूंगा, आलिशा। रुद्र को यह नहीं पता था कि वह भविष्य में आलिशा को अपना शिक्षक बनाए जाने पर पछताएगा, क्योंकि उस सौम्य और परिपक्व मुस्कान के पीछे बोनस अध्याय 15 मिनट। रुद्र ने बुदबुदाया, तुम कभी भी शुरू कर सकते हो। आलिशा स्थिर खड़ी रही। रुद्र ने गहरी सांस ली।
अपनी लय खोजने की कोशिश करते हुए। फेनरी भी खुद को तैयार कर रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति आलिशा का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे गंभीर होना पड़ा। हालांकि एक गलती थी जो किसी भी व्यक्ति से हो सकती थी जब रुद्र की बात आती थी। यह तथ्य था कि कोई भी यह उम्मीद नहीं करता था कि उसकी पहली चाल यह होगी कि वह मुंह मोड़े और भाग जाए। हां, वह भाग रहा था। सभी के होश उड़ गए। क्या उसने सच में भागने का फैसला किया? आलिशा ने कहा था कि उसे 15 मिनट तक टिके रहना है, तो उस स्थिति में उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि वह भाग जाए। कहां जा रहे हो? आलिशा जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। जब मुझे किसी ऐसे प्रतिद्वंदी से लड़ना हो जो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तो भाग जाना बेहतर होता है। रुद्र बिना मुड़े चिल्लाया। हा 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 हा। विवियन जोर से हंसी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रुद्र का सोचने का तरीका वाकई में अलग था। रुको, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा काम मुझसे लड़ना है। आलिशा अपनी शक्ति का उपयोग करके गति बढ़ाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसे फिर से हैरान कर दिया और अचानक रुक गया। क्या तो मैं भाग नहीं सकता? नहीं, हम तुम्हारी हाथ से हाथ की लड़ाई को सुधार रहे हैं, इसीलिए हमें लड़ाई करनी होगी। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में भागना सही कदम हो सकता है, लेकिन यह केवल एक अभ्यास है। आलिशा ने सिर हिलाते हुए निराशा जताई। उसे लगा जैसे वह उसके साथ मजाक कर रहा हो, और तभी रुद्र का वार आया। समझ गया, अगर मैं भाग नहीं सकता तो। अचानक आलिशा को अपने पीछे से खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत मुड़कर अपनी बाईं हथेली के चारों ओर हवा जमा की। वाफ! फेनरी ने एक छोटी सी दहाड़ मारी, जिसने आलिशा के हाथ के चारों ओर घूम रही हवा को निष्क्रिय कर दिया। वह उसके पास खुले मुंह के साथ आ रहा था, उसकी बांह को काटने की कोशिश करता हुआ। आलिशा जानती थी कि उस काटने की ताकत कितनी मजबूत थी, इसीलिए उसने अपने आप को साइड में फेंका, जिससे वह गिर गई। फेनरी चिकनाई से उतरा और तुरंत मुड़ गया। उसी समय रुद्र भी पास आता हुआ दिखा। दोनों मिलकर आलिशा के पास पहुंचे। यह एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि आलिशा अभी तक नहीं उठ पाई थी। जब तक वह फिर से उठती, फेनरी पहले ही पहुंच चुका था। उसने उसे नीचे से लात मारी, लेकिन फेनरी, जो युद्ध में माहिर था, बस उसके पिंडली पर उकड़ा और फिर हवा में कूद पड़ा। इसी समय रुद्र ने अपनी मुट्ठी खींची, उसकी एना उंगलियों के बीच के अंतराल पर केंद्रित हो गई। यह विवियन की आंखें चौड़ी हो गईं। आलिशा ने स्वाभाविक रूप से अपना पैर नीचे किया और अपनी 2 बाहों को सुरक्षा के लिए उठा लिया। रुद्र ने अपना हाथ आड़ा करते हुए उसे जैसे अपने पंजों से खींच लिया। उसकी ऐना पंजों की तरह फैलकर आलिशा से टकराई। आलिशा के हाथ के चारों ओर हवा घूमी, जो पंजों को रोकने के लिए थी। फिर भी उसने उसे थोड़ी देर के लिए चौंका दिया, जिसके कारण उसने अपनी हवा को थोड़ा देर से लगाया। उसकी बांह पर एक खरोंच आई और खून बहने लगा। साथ ही फेनरी उसके सिर पर गिरा और उसकी माथे पर हल्का सा थपथपा दिया, जैसे उसे बता रहा हो कि अगर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह मर चुकी होती। विवियन का मुंह खुला रह गया और होंठ हल्का सा मुस्कुराए। वह चौंकी और खुश हुई। आलिशा ने खुद को बांध कर रखा था, उसने बोआ का इस्तेमाल नहीं किया था। सच में, शायद उसने इस अभ्यास में अपनी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल किया हो। फिर भी इसका यह मतलब नहीं था कि आलिशा अभी भी दोनों से ज्यादा मजबूत नहीं थी। उसने आलिशा को पीछा करने के लिए उकसाया ताकि वह फेनरी को उसके पीछे रख सके। आलिशा ने फेनरी की जबड़े की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठी। दोनों ने मिलकर हमला किया। फेनरी जानता था कि आलिशा इसे ब्लॉक कर सकती है और फिर से भागने का विकल्प चुना। इस बीच रुद्र के पास उसकी पूरी ताकत का सामना करने का कोई तरीका नहीं था, अगर उसने उसे चौंका नहीं दिया था। विवियन ने गहरी सांस ली। अगर यह एक सामान्य मुकाबला होता तो रुद्र को कायर समझा जाता, लेकिन अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती। विवियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पहले सोचा था कि आलिशा उन्हें हराकर पीटेगी, लेकिन चालाकियों पर निर्भर रहते हुए रुद्र ने जीत हासिल की। ऐसा लग रहा था कि जिस शिष्य को विवियन ने लिया था, वह उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अद्भुत था। क्या हम जीत गए?
रुद्र ने पूछा। आलिशा मुंह खोलने ही वाली थी कि शब्द उसके गले में अटक गए। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, हां, तुम जीत गए। ओ! रुद्र एक कदम पीछे हट गया और अपनी शक्ति को वापस खींच लिया। फेनरी भी उसके सिर से कूद कर नीचे आ गया। फिर भी तुम अद्भुत हो। आलिशा ने अपनी चोट की ओर इशारा किया। तुम्हें समनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तुमने पहले ही अपनी ऐना को इस हद तक नियंत्रित कर लिया। ये कब सीखा तुमने? एक और वह आत्मा अनुबंध के बारे में सच्चाई नहीं बता सकता था। यह सच था कि विवियन और आलिशा उसकी शिक्षक और उनकी परिचित थीं, लेकिन वह उनसे कल ही मिला था। उसे नहीं पता था कि वे उसे एक परिचित और दूसरे संसार से आए व्यक्ति के रूप में क्या करेंगे। दूसरी ओर वह यह भी नहीं सोचता था कि वे यह स्वीकार करेंगे अगर वह कहे, यह एक रहस्य है। इसलिए रुद्र ने फेनरी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तुमने कल अपनी हवा का इस्तेमाल किया था तो मैंने उससे यह पूछ लिया कि ऐसा कैसे किया जाता है। मैंने कल उसकी नकल करने की कोशिश की। क्या तुम सच में? आलिशा चौंक गई। विवियन भी पास आई और पूछा, तुमने उसकी नकल की? क्या तुम समझ रहे हो जो तुम कह रहे हो? हां, रुद्र ने सिर झुकाकर कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैंने पहले ही बताया था कि अकादमी तुम्हें ऐना को नियंत्रित करना सिखाएगी, है ना? तुम्हें देखकर जो तुम अपनी ऐना को पहले ही इस तरह से चला पा रहे हो, क्या तुम एक जीनियस हो? क्या हुआ? क्या यह सामान्य नहीं है? रुद्र का चेहरा मासूम था, जैसे उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इस बीच उसने अंदर ही अंदर सोचा, हां, यही है। मैं उन्हें सोचने दूंगा कि मैं कोई जीनियस हूं या कुछ। अगर यह काम नहीं करता तो मैं हमेशा कह सकता हूं कि शायद जानवरों के साथ मेरी संगतता बहुत ज्यादा है, जिससे मुझे यह सब करना आ गया। मुझे अपनी ऐना नियंत्रित करने में 3 दिन लगे थे। विवियन ने अपनी माथे पर हाथ मारा और कहा, अगर तुम ऐसे ही हो तो मुझे अपना प्लान बदलना पड़ सकता है। प्लान? हां, शक्ति होना जरूरी है, लेकिन अपनी शक्ति में मदहोश मत हो जाना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, मुझ पर निर्भर न रहो। बेशक मैं तुम्हारी शिक्षक हूं, तो अगर तुम्हें कोई बड़ा सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं चाहती हूं कि तुम स्वतंत्र रहो। क्या इसका मतलब है कि मुझे यह छिपाना होगा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं? नहीं। अगर कोई पूछे तो तुम यह कह सकते हो कि तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें हर किसी से यह सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। ओ! रुद्र ने सिर हिलाया। विवियन ने आलिशा की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा शेड्यूल बदल दूंगी। सुबह के 2 घंटे के हाथ से हाथ लड़ाई के प्रशिक्षण के बजाय 1 घंटे का समय उसे सही तरीके से ऐना नियंत्रित करने के लिए दो। इसके बाद उसे समनर्स और शिष्टाचार के बारे में और अध्ययन करने का समय दो। शिष्टाचार? रुद्र ने हैरान होते हुए अपनी ओर इशारा किया। तुम मेरे छात्र हो, तो लोग तुम्हें जल्द ही जान जाएंगे। बेहतर है कि तुम शिष्टाचार सीखो ताकि लोग तुम्हें बाहर से न देखें। विवियन ने हाथ घुमाया और मुड़ते हुए कहा, मैं पहले जाती हूं। ध्यान रखना, आलिशा। जी, गुरु मां।